अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। आज की स्टोरी को शेयर किया है मुल्तान से जहांगीर ने। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अपने हुलिये से वो एक पेशावर भिखारी नज़र आ रहा था। तेल और डीजल के बड़े बड़े धब्बे जो उसके स्याह लिबास पर चार चांद लगा रहे थे, उसे किसी वर्कशॉप का एक अदनी मुलाजिम जाहिर कर रहे थे। उसने आंखों पर मोटे शीशों वाला बेनाई का चश्मा लगा रखा था, जिसके अकब में उसकी आंखें किसी बैल की आंखों से बड़ी तो नहीं, अलबत्ता बैल की आंखों के लगभग नज़र आ रही थी। कंधे पर एक मैली कुचैली और पेबंद लगी चादर और सर पर एक रुमाल चिल्ला कर लोगों को उसकी मुफलसी का हाल बता रहे थे। उसके हाथों में एक स्याह रंग का पुराना सा कपड़े का थैला लटक रहा था। आसपास से गुजरते लोगों को वो यूं घूर घूर कर देख रहा था जैसे वो अचानक माफूकुल फितरत मखलूक की दुनिया से इंसानों की दुनिया में आ गया हो। बाजार के बीचों बीच गुजरता हुआ वो एक करीबी फुटपाथ पर पहुंचा, जहां एक तरफ एक नौजवान ने दाल रोटी की रेहड़ी लगा रखी थी और उसके साथ वाली रेहड़ी पर एक उम्र रसीदा शख्स कोई सस्ता सा शरबत बेच रहा था। नौजवान रेहड़ी बान ने उस अधेड़ उम्र शख्स को देखकर फौरन पूछा, क्या चाहिए जनाब, दाल रोटी या चावल छोले? जो सस्ता पड़े वही दे दे मियाँ, हम कौन से नवाब हैं? उसने बैठी हुई आवाज़ में जवाब दिया, सस्ती तो फिर दाल रोटी पड़ेगी जनाब, चावल छोले तो आजकल वैसे ही महंगे हो गए हैं। नौजवान ने चेहरे पर कारोबारी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, दाल रोटी भी चलेगी, लेकिन मैं हर चीज़ पहले चखता हूँ, बाद में ख़रीदता हूँ। इतना कहकर वो एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया और अपना बोसीदा थैला बड़ी लापरवाही के साथ कुर्सी के करीब फुटपाथ पर रख दिया। नौजवान रेहड़ीबान ने उसकी बात सुनकर ताज्जुब खेज अंदाज में उसकी तरफ देखा और फिर एक प्लास्टिक की प्लेट में थोड़ी सी दाल डालकर उसके हवाले करते हुए बोला, लीजिए जनाब, एकदम फर्स्ट क्लास दाल है, अगर खाकर लुत्फ ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। मियाँ, नाम बदलने से क्या होगा, काम बदल लेना, और हाँ, एक आध रोटी भी पकड़ा दे, बगैर रोटी के भला दाल कैसे चखी जा सकती है? बोलिए जनाब, दाल रोटी कैसी थी? नौजवान ने सवालिया अंदाज में पूछा। बरखुरदार, कुछ ख़ास मज़ा तो नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी ये कहकर आपका दिल तोड़ना गवारा नहीं करूँगा कि दाल रोटी काम की नहीं थी। उसका जवाब सुनकर नौजवान के तन बदन में आग लग गई, ताहम उसने अपनी अंदरूनी कैफियत का इज़हार चेहरे से ना होने दिया। मगर उस अधेड़ उम्र शख्स की जांदीदा नज़रों से नौजवान का गुस्सा पोशीदा ना रह सका। तभी वो जल्दी से बोला, बरखुरदार, मैं आपसे दाल रोटी तो नहीं ख़रीदूँगा, अलबत्ता मेरा एक असूल है कि जो भी चीज़ मैं चख भी लूँ उसका भी दाम अदा करता हूँ। ज़रा पानी का एक गिलास देना। नौजवान ने खुश होकर उसे पानी का गिलास थमाया और एक दूसरे गाहक की तरफ मुतवज्जो हो गया जो रेहड़ी के नज़दीक आ चुका था। उसने घटाघट पानी का गिलास पिया और एक मसनूई डकार लेकर उठ खड़ा हुआ। फिर उसने 1 रुपये का सिक्का निकाल कर नौजवान रेहड़ीबान की हथेली पर रख दिया। नौजवान 1 रुपये का सिक्का देखकर इस तरह बौखलाया जैसे किसी ने उसकी हथेली पर जिंदा बिच्छू रख दिया हो। जनाब, ये क्या है? अरे अहमक, 1 रुपये का सिक्का है, क्या नज़र नहीं आता? गौर से देखो। अधेड़ उम्र शख्स ने यूं जवाब दिया जैसे कोई अहम इंकशाफ कर रहा हो। ये तो मुझे भी मालूम है जनाब, मगर नौजवान दोबारा गड़गड़ाया, मगर उसकी बात काट कर वो बोला, ये कम है, यही कहना चाहते हो ना? अरे भाई, कभी किसी ने कोई चीज़ चखने के भी दाम अदा किए हैं? ये तो हम हैं, हर कोई हमारी तरह बासूल नहीं होता। भाड़ में गए तुम और तुम्हारे असूल। नौजवान ने बगैर देखे सिक्का गले में
पटक दिया और खुद एक बाल्टी में मौजूद प्लेटें साफ करने में मसरूफ़ हो गया। अधेड़ उम्र शख्स को उसने यूं नज़रअंदाज कर दिया जैसे कूड़े के ड्रम में पड़े कचरे की तरफ कोई राहगीर नहीं देखता। उसने भी मौका गनीमत जाना और जल्दी जल्दी अपना थैला उठाकर एक तरफ को खिसक गया और उसे अपने अकब में नौजवान रेड़ीबान की बड़बड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पैदल चलते चलते आखिरकार वो शहर के एक मशहूर बस स्टॉप पर पहुंच गया। वो अजीब व गरीब अधेड़ उम्र शख्स बड़े इत्मीनान से चलता हुआ एक जदीद स्टाइल की खूबसूरत सी कोस्टर के नज़दीक पहुंचा। वहाँ एक तरफ मेज़ कुर्सी डाले एक तेज़ व तरार शख्स बैठा सवारियों को टिकट काट काट कर दे रहा था। वो टेबल के नज़दीक पहुंचा और अभी कुछ बोलने ही वाला था कि बुकिंग क्लर्क ने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया और गुस्से के अंदाज में बोला, माफ़ करो बाबा, अभी सिर्फ चंद सवारियां ही मिली हैं। अरे मियाँ, गुस्सा क्यों करते हो? हम भिखारी तो नहीं हैं, टिकट खरीदना है हमें। बुकिंग क्लर्क ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर दूसरे ही लम्हे बड़ी खंदा पेशानी से बोला, माफ़ करना बाबा, मैं आपके हुलिये से धोखा खा गया। बोलिए, कहाँ का टिकट चाहिए? सीधे मुल्तान जाना है या रास्ते में कहीं उतर जाना है? मियाँ, जाना तो मुल्तान ही था, लेकिन वो क्या है कि हमारे पास किराए के लिए रकम थोड़ी कम पड़ गई है। अगर हो सके तो वो बात अधूरी छोड़कर सवालिया अंदाज में बुकिंग क्लर्क के चेहरे की तरफ देखने लगा। बुकिंग क्लर्क ने पहले तो मशकूक अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर खालिस कारोबारी अंदाज में बोला, बाबा जी, किराए की रकम कितनी कम पड़ती है? यही कोई 10-15 रुपये कम होंगे, लेकिन वो भी हम उधार करेंगे। मुल्तान पहुंचते ही बकाया रकम आपकी हथेली में रख दूंगा। हम ख़ानदानी लोग हैं, हर किसी से मामला साफ रखते हैं। कोई ऊंची शे मालूम होते हैं बाबा जी। बुकिंग क्लर्क ने खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया, लेकिन उसके तेज़ कानों तक ये बड़बड़ाहट पहुंच गई थी। अरे मियाँ, हम कौन होते हैं ऊंची शे बनने वाले? सबसे ऊंचा तो वो दूर आसमान पर बैठा है। उसने शहादत की उंगली उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया और बुकिंग क्लर्क शर्म के मारे पानी पानी हो गया। अरे मियाँ, अब शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। अगर सीट नहीं मिलती तो कोई बात नहीं है, हम दूसरी गाड़ी का इंतज़ार कर लेंगे। उसने दोबारा बुकिंग क्लर्क के जज्बात से खेलते हुए शाइस्ता लहजे में कहा, नहीं बाबा जी, आपको दूसरी गाड़ी का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसी गाड़ी में सीट मिलेगी। इतना कहकर उसने जल्दी से एक टिकट काटा और उसके हवाले कर दिया। कोस्टर में कुछ सवारियां पहले से मौजूद थीं और जो चंद एक बस स्टॉप पर घूम रही थी, वो ड्राइवर के बैठने और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भाग भाग कर अपनी अपनी निशिस्त पर पहुंचने लगी। चंद लम्हों में कोस्टर सवारियों से खचाखच भर गई। चंद मील का फासला तय करने के बाद ड्राइवर ने कोस्टर की तमाम अंदरूनी लाइट्स ऑफ कर दी और कोस्टर में इंडियन गानों की धीमी धीमी आवाज़ गूंजने लगी। रात के खाने के लिए ड्राइवर ने अपने मुंतखब शुदा होटल के सामने तकरीबन 9 बजे कोस्टर रोकी और ऊँगती जागती सवारियाँ आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगीं। अलबत्ता वो अधेड़ उम्र शख्स अपना बोसीदा थैला गोद में रखे बड़े मज़े के साथ खराटे लिए जा रहा था। किसी सवारी ने भी उसे जगाने की कोशिश नहीं की थी। खाने पर तकरीबन आधा घंटा सर्व करने के बाद कोस्टर दोबारा अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। उस वक्त शायद कोई आधी रात का अमल होगा जब अचानक कोस्टर एक झटके के साथ रुकी। तमाम सवारियां हड़बड़ा कर जाग उठीं। झटका लगने से चंद सवारियों के सर भी एक दूसरे से टकरा गए थे। उस कोस्टर में सवार मुसाफिरों के हवास बहाल नहीं हुए थे कि आंधी और तूफान की तरह जदीद असलहा से मुसल्लह 6 नौजवान कोस्टर में दाखिल हो गए, जिनके चेहरों पर स्याह रंग के नकाब कुछ इस तरह से चढ़े हुए थे कि बमुश्किल उनकी आंखें ही नज़र आ रही थी।
ड्राइवर ने ब्रेक लगाते ही फौरन पोस्टर की अंदरूनी लाइट्स ऑन कर दी थी। नकाबपोशों का सरगना दनदनाता हुआ ड्राइवर के सर पर पहुंचा और बारोब आवाज़ में बोला, सुनो, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना वरना बेमौत मारे जाओगे। ड्राइवर, जिसके चेहरे पर खौफ और दहशत के मारे हवाइयाँ उड़ रही थीं, सिर्फ असबात में सर हिलाकर रह गया। चलो, गाड़ी सड़क से उतार कर बाईं तरफ वाले कच्चे रास्ते पर डाल दो, डाकुओं का सरगना दोबारा घराट आमेज आवाज़ में बोला और तमाम सवारियों को सांप सूंघ गया। ड्राइवर ने बिला तरद्दुद उसके हुक्म की तामील की और पोस्टर को सड़क से उतारकर कच्चे रास्ते पर डाल दिया। ऊंचे नीचे कच्चे रास्ते पर पोस्टर डगमगाती हुई आखिरकार दरख्तों के एक झुंड में जाकर रुक गई। दरख्तों के उस झुंड में खुली जगह पर चांद की रोशनी पूरी आब व ताब के साथ चमक रही थी। पोस्टर रुकते ही नकाबपोश दोबारा बोला, चलो तमाम लोग शराफत से नीचे उतरकर 2 लाइनों में हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तमाम मुसाफिर खौफ व दहशत से सहमे गिरते पड़ते 2 लाइनों में खड़े हो गए। बाद औरतों के मुंह से दबी दबी चीखें निकल रही थी, मगर लुटेरों ने किसी की तरफ तवज्जो ना दी। अचानक एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसकी आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर दूर तक फैलने लगी। बच्चे की माँ खौफ और परेशानी की मिली जुली कैफियत में मुब्तला होकर उसे बहलाने की कोशिश करने लगी, मगर बच्चा किसी तरह भी चुप नहीं हो रहा था। अरे खातून, बच्चे के मुंह पर हाथ रख दो, इस मनूस की आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। ऐसा ना हो कि ये हम सब की बर्बादी का सबब बन जाए। डाकुओं का सरगना उन दोनों के करीब पहुंचकर नरम लहजे में बोला, जी इस तरह तो बच्चा दम घुटने से मर जाएगा। इस बार उसके लहजे में एतमाद झलक रहा था। माँ थी ना, दुनिया की हर माँ अपनी औलाद की खातिर दुनिया के बड़े बड़े फिरौनों के सामने डट जाती है। ममता इसी जज्बे का नाम है। सरगना को औरत का ये जवाब शदीद नागवार गुजरा, मगर इससे पहले कि वो औरत को झड़कता या उसे कोई हाथ जमाता, अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का बोझ महसूस हुआ। उसने पलट कर पीछे देखा तो एक अधेड़ उम्र, गलीज और कमज़ोर से शख्स को मौजूद पाया। क्या तकलीफ़ है बड़े मियाँ? क्या ज़िंदगी से उकता चुके हो या फिर खुदकुशी करने का शौक़ है? उसने तंज़िया अंदाज में पूछा। बरखुरदार, ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हें खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूम है जो मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो? अधेड़ उम्र शख्स शाइस्ता लहजे में बोला, जाओ बाबा जाओ, लाइन में जाकर अपनी जगह आराम से खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम मुझे मार डालोगे, यही कहना चाहते हो ना? अधेड़ उम्र शख्स ने बेखौफ होकर पूछा। उसने अधेड़ उम्र शख्स को एक फाश गाली देकर उस पर गन तान ली। वहाँ मौजूद तमाम मर्दों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और औरतों ने खौफ और दहशत के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उन तमाम के कान फायर की आवाज़ और उस खतबी शख्स की चीख सुनने के मुंतज़िर थे जो ख्वाम-ख्वाह उन दरिंदा सख्त डाकुओं से उलझ पड़ा था। सरगना जो ही उस पर गन तानी, वो बारोब लहजे में बोला, चलाओ गोली, अगर माँ का दूध पिया है तो मैं भी देखूं कि तुम कितने बहादुर हो। ना जाने ये उसकी आवाज़ की तासीर थी या कोई जादू, क्योंकि सरगना का हाथ वाज़िह तौर पर कांप रहा था। उसके हाथों में इतनी सकत नहीं रही थी कि वो ट्रिगर दबा सकता। उसकी रग व पे में एक नामालूम किस्म का खौफ सरायत कर गया था, एक ऐसा खौफ जिसके मुतल्लिक वो अनजान था। वहाँ मौजूद तमाम लोग खौफ की मिली जुली कैफियत में उन दोनों की तरफ टकटकी बांधकर देख रहे थे। अचानक बकिया 5 नकाबपोशों में से एक आगे बढ़कर बोला, बास क्या सोच रहे हो? मारो साले को गोली और किस्सा ख़त्म करो। हम यहाँ इनसे मुज़ाकरात करने के लिए तो नहीं आए हैं, मगर
जब बास की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो वो दोबारा बोला, बास क्या हुआ? अभी उसने इतना कहा ही था कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी अनदेखी कुव्वत ने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। खौफ की शिद्दत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और गन मैदानगी अंदाज में उसके हाथ से निकलकर हवा में तैरती हुई अधेड़ उम्र पुरस्कार शख्स के सामने फिजा में जाकर रुक गई। उसने हाथ बढ़ाकर गन को पकड़ा और सरगना की तरफ तान कर पाटदार आवाज में बोला, गोली चलाओ मुझ पर, नहीं तो मैं पूरा ब्रस्ट तुम्हारी छाती में उतार दूंगा। सरगना ने तेज में आकर दोबारा हाथ ट्रैगर की तरफ बढ़ाना चाहा, मगर अब की बार तो उसके दोनों हाथ राइफल के बट से इस तरह चिमड़ कर रह गए जैसे किसी ने मैजिक स्टोन लगाकर उन्हें बट से जोड़ दिया हो। उसने बोलने की कोशिश की तो उसके दोनों लब आपस में जुड़ गए और आंखों में खौफ एहसास के साए लहराने लगे। एक लम्हे में सारी सिचुएशन तब्दील हो गई। चंद लम्हे पहले डाकू बड़े रौब और तनतने के साथ मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे थे, अब अपनी अपनी जगह पर पत्थर के बुत बनकर खड़े थे। ना तो वो अपनी जगह से हिल सकते थे और ना ही अपनी जुबान समेत जिस्म के किसी हिस्से को हरकत दे सकते थे। अलबत्ता उनकी राइफलें उनके हाथों में मौजूद थी, सवाए उस एक निकाब पोश के जिसकी राइफल अब उस अधेड़ उम्र शख्स के हाथ में थी जिसने उन सबको जिंदा लाशों में तब्दील करके रख दिया था। सरगना से निगाहें हटाकर उस अधेड़ उम्र शख्स ने पोस्टर के ड्राइवर की तरफ देखा और नरम लहजे में बोला, मियाँ तुम ऐसा करो कि तमाम सवारियों को गाड़ी में बिठा दो और गाड़ी को मेन रोड की तरफ ले जाओ। मेरे पास सिर्फ 6 नौजवान छोड़कर जाओ जो इन नासूरों का बोझ उठा सकें। हम जल्द ही आपके पास पहुंच जाएंगे। ड्राइवर ने उसकी बात सुनकर असबात में सर हिलाया और मुसाफिरों को कोस्टर में सवार होने का इशारा कर दिया। 5 मिनट के बाद कोस्टर सवारियों को लेकर दोबारा मेन रोड की तरफ जा रही थी। अधेड़ उम्र शख्स के साथ निकाब पोशों के अलावा सवारियों में से 6 नौजवान रह गए थे। मैदान खाली होते ही वो अधेड़ उम्र शख्स देर लब कुछ बड़बड़ाया और तमाम निकाब पोशों के जुड़े हुए लब खुल गए। उसके बाद वो पुरवकार अंदाज में चलता हुआ डाकुओं के सरगना के करीब पहुंचा और सर्द लहजे में बोला, एक ही सांस में अपना नाम ममा अपने जराइम के बता दो। अगर ज़रा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो इस गन की तमाम गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। उसकी बात सुनकर सरगना ना चाहते हुए भी सच बोलने पर मजबूर हो गया। उसने अपना नाम दिलावर और बताया और दूसरे 5-6 निकाहपोश उसके साथी थे। वो सब मिलकर अब तक 50 के करीब डकैती की वारदातें कर चुके थे और तकरीबन 15 बेगुनाह अफराद को मौत की घाट उतार चुके थे। पुलिस बड़ी सरगर्मी के साथ उन सब की तलाश में मसरूफ़ थी, लेकिन आज तक उनका सुराग लगाने में नाकाम रही थी। उनका इकबाल जुर्म सुनने के बाद वो अधेड़ उम्र शख्स हतमी अंदाज में बोला, तुम खुदा की ज़मीन पर बहुत मनमानी कर चुके हो। बेगुनाह लोगों को मौत की घाट उतार कर तुमने अपने ऊपर बहुत बड़ा अजाब मुसल्लत कर लिया है। जालिम की रस्सी बहुत दराज सही, लेकिन उसका इख्तिताम हमेशा एक भयानक मौत पर होता है। इंसान जवानी के जोश में दूसरों के खून से होली खेलते हुए कभी ये नहीं सोचता कि वो भी गोश्त पोस्त से बना हुआ इन्हीं की मान एक फ़ानी इंसान है। आज तुम्हारी मौत के परवाने पर दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे गंदे खून से कोई भी ज़ेशूर इंसान अपने हाथ खराब करना नहीं चाहेगा, लिहाजा तुम सब अपने हाथों से अपना खून करोगे। इतना कहकर उसने निहत्ते नकाबपोश को गन वापस लौटा दी और ख़ुद उनसे चंद कदम के फासले पर जाकर खड़ा हो गया। अब वो दोबारा ज़ेर लब कुछ बड़बड़ाया। अचानक तमाम नकाबपोशों की राइफलें मैकानगी अंदाज में उनकी कनपट्टियों से जा लगीं। हाथ उनके थे, लेकिन उन्हें हरकत में लाने वाली कोई कुव्वत और थी।
कोई ऐसी गैर मरई ताकत जो उनकी आंखों से ओझल होकर भी उन्हें अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर रही थी। फिर उनके देखते ही देखते बेवक्त वक्त 6 फायर हुए और उन नकाबपोशों को चीखने की भी मोहलत ना मिल सकी। चंद लम्हे पहले वो जीते जागते इंसान थे, मगर अब लाशों में तब्दील होकर ज़मीन पर पड़े हुए थे। नकाबपोशों के जहन्नुम वासिल होते ही वो पुरस्कार शख्स उन 6 मुसाफिरों की तरफ मुतवज्जो हो गया जो अपनी अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गए थे। शायद इससे कबल उनमें से किसी की आंख ने ऐसा खौफनाक नज़ारा नहीं देखा था। फिर उसने उनको बताया, मैं इंसान नहीं, गैर मरी मखलूक हूँ। बड़ी मुश्किल से उसने 6 नौजवानों की धाड़स बंधाई और उन्हें डाकुओं की लाशें उठाने पर राज़ी किया। उन्होंने डरते डरते डाकुओं की लाशें कंधों पर रखीं और उस पुरस्कार शख्स के पीछे पीछे मेन रोड की तरफ चल पड़े। तमाम डाकुओं की राइफलें उस पुरस्कार शख्स ने उठा रखी थी। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो दोबारा कोस्टर मर्ग पहुंच गए, लेकिन अब की बार कोस्टर में सवारियों के अलावा 6 लाशें भी मौजूद थी जो कोस्टर के दरमियान खाली जगह पर उल्टी सीधी धरी हुई थी। उनकी गनें भी उनके साथ ही रख दी गई थी। कोस्टर में थोड़ी देर तक तो एक जानलेवा खामोशी छाई रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सवारियां आपस में दबी दबी जुबान में गुफ्तगू करने लगी और माहौल की कशीदगी बड़ी हद तक कम हो गई। कोस्टर में सवार लोग उस अधेड़ उम्र शख्स को खौफ और अकीदत की मिली जुली नज़रों से देख रहे थे। उनके लिए वो किसी देवता से कम नहीं था जिसने बरवक्त मुदाखलत करके उन्हें लुटने के साथ साथ बेइज्जत होने से भी बचा लिया। सुबह सवेरे सूरज निकलने से चंद लम्हे पहले कोस्टर मुल्तान शहर में दाखिल हुई तो उस वक्त सिवाय ड्राइवर के तमाम सवारियां नींद में मदहोश होकर एक दूसरे के साथ टकरा रही थीं। शहर में दाखिल होते ही ड्राइवर ने सीधा सिटी थाने का रुख किया। चंद लम्हे बाद कोस्टर थाने के मेन गेट के सामने पहुंचकर रुक गई। ड्राइवर ने ड्यूटी पर मौजूद संतरी को जब मुख्तसर अल्फाज में तमाम वाक़या सुनाया तो वो तकरीबन भागता हुआ थाने के अंदर दाखिल हो गया। देखते ही देखते पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई। डाकुओं की लाशें तोवील में लेने के बाद एक इंस्पेक्टर सवारियों से बारी बारी तफ्तीशी अंदाज में इंटरव्यू लेने लगा। हर मुसाफिर ने तकरीबन एक जैसा ही बयान दिया, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि वो पुरस्कार शख्स गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो चुका था और इंस्पेक्टर बगैर उससे मिले किसी तरह भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि उन डाकुओं ने एक पुरस्कार शख्स की वजह से अपने आप को गोली मार दी है। लेकिन हर सवारी का यही बयान था कि ये सब कुछ एक अजीब और पुरस्कार शख्स की वजह से हुआ है जो ना जाने कहाँ गायब हो गया है। ये तो सिर्फ वो 6 नौजवान जानते थे कि वो इंसान नहीं, कोई गैर मरी मखलूक थी। आपके पास भी अगर इस तरह के खौफनाक वाक़यात हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल पे शेयर कीजिए। शुक्रिया।